फ्रेंड्स, वेलकम टू द निर्माण आइस यूट्यूब चैनल। आज हमारी चर्चा का विषय है बहुपक्षवाद के समक्ष चुनौतियां, संभावनाएं और इसकी प्रासंगिकता। अब यहां यह उठता है कि बहुपक्षवाद होता क्या है। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, तो बहुपक्षवाद के विषय में हम यह जानते हैं कि जब एक साझा लक्ष्य को पाने के लिए कई देश एक साथ एक मंच पर आते हैं तो उसे बहुपक्षवाद कहा जाता है। यानी साझा समस्या, एज एग्जांपल हम ले सकते हैं गरीबी, एज एग्जांपल ले सकते हैं आर्थिक सहायता, एज एग्जांपल ले सकते हैं आतंकवाद, है ना, क्षेत्रीय समस्याओं के संदर्भ में। तो यह सारी चीजें हैं, यह एक साझा समस्या। गरीबी की समस्या अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे विकासशील देश जितने हैं वहां भी विद्यमान है और विकसित देश में भी विद्यमान है, ठीक है। उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में जो समस्याएं होती हैं, द्विपक्षीय व्यापार हो गए, बहुपक्षीय व्यापार हो गए, तो यह सारी चीजें, इनकी जो साझा एक समस्या होती है इससे संबंधित कि कैसे व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या अड़चने आती हैं, तो इन सब समस्याओं को लेकर के जब एक मंच पर बहुत सारे देश एकत्रित होते हैं तो उसे कहा जाता है बहुपक्षवाद, ठीक है। यह अवधारणा ऐतिहासिक काल से शुरू हुई है और यह अभी तक प्रासंगिक है। यह बहुपक्षवाद की अवधारणा जो है यह अभी भी प्रासंगिक है। ऐतिहासिक काल में भी देखिए, जब आप जाते हैं तो देखते थे कि विभिन्न प्रकार के गुट बनते थे। अगर भारत की बात कहें तो आपने देखा होगा त्रिगुट बना था, गुर्जर, प्रतिहार, इन लोगों का, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए विभिन्न गुट बने। उस समय वह गुट सैन्य शक्तियों के सामंजस्य को लेकर के होता था, और अभी वर्तमान में यह जो गुट बन रहे हैं वह आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए हो रहे हैं, या विश्व में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं जैसे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो गए उसके समाधान के लिए है। तो आज भी इसकी प्रासंगिकता उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितनी यह कभी ऐतिहासिक काल में हुआ करती थी। अब अगर हम आगे बढ़े तो यहां आता है कि बहुपक्षवाद की विशेषताएं क्या क्या है। अगर कोई एक अवधारणा है तो उस अवधारणा की कुछ विशेषता होगी, तभी तो वह चर्चा में रह रही है। तो अगर हम आए बहुपक्षवाद की विशेषता पर भी ध्यान दें तो इसमें क्या होता है कि आज के समय में काम कर रहे तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठन बहुपक्षवाद के सम्यक उदाहरण है। सम्यक उदाहरण यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक मिला जुला उदाहरण है, ठीक है। जैसे एज एग्जांपल लेते हैं संगठनों में, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, ठीक है, बिम्स्टेक, आसियान आदि संगठन इसी के उदाहरण है। यानी कि अगर हम देखें तो आज के समय में जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन काम कर रहे हैं वह क्या है, बहुपक्षवाद के उदाहरण है। आप जिसको ले ले, यूएनओ को ले लीजिए। यूएनओ की जब स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, तो उस समय उसकी स्थापना से लेकर आज तक देखिए इसमें 193 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसकी जो सालाना यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग होती है सितंबर में, वहां पर विभिन्न मुद्दे रखे जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसमें भी यूएनओ के अधिकतर सदस्य देश इसके सदस्य हैं, यानी बहुपक्षीय यह भी हो गया, ठीक है। अगर हम सार्क की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसमें भी अगर देखिए तो दक्षिण एशिया के 8 देश हैं, यानी यह भी बहुपक्ष का एक उदाहरण है, इस संगठन का उदाहरण है। अब देखिए इनकी स्थापना के पीछे का मूल मंतव्य होता है कि एक साझी समस्या, लक्ष्य को एक साथ मिलकर हासिल किया जाए। यानी कि जो बहुपक्षवाद से संबंधित संगठन होते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक देश शामिल होते हैं, उनका एक मूल मंतव्य क्या होता है, उनका एक मूल मंतव्य होता है कि एक साझा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सारे देश मिलकर के अपने संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं और उससे उस मूल लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई समस्या एक समान साझी समस्या है तो उसके समाधान हेतु यह सारे जो पक्ष हैं, जितने भी पक्ष होते हैं जो उस साझी समस्या से पीड़ित हैं, वह उसके समाधान हेतु अपनी बातों को रखते हैं जिससे कि उस समस्या का समाधान हो जाए। अगर इसमें शामिल देशों की संख्या की बात की जाए तो किसी भी बहुपक्षीय संगठन के लिए 3 या 3 से अधिक देशों का समूहन जरूरी होता है।
यानी कि अगर बहुपक्षवाद की हम संगठन की बात करें तो यहां क्या होता है कि इसमें 3 देश कम से कम या 3 से अधिक देशों का एक साथ एक मंच पर आना आवश्यक होता है, तभी इसे हम कहते हैं बहुपक्षीय संगठन। ठीक है, अब अगर हम आगे आते हैं तो ऐसे समय में अब जबकि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो उसमें इस अवधारणा पर बल दिया जा रहा है, तो बहुपक्षवाद की प्रासंगिकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया है, विभिन्न प्रकार के नई नई टेक्नोलॉजीज के आने के कारण क्या हो रहा है, अब कोई भी जो आप कह सकते हैं समस्या है, उसके समाधान हेतु विभिन्न प्रकार के जो कंट्रीज हैं वहां अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा में तुरंत वहां तक उसका समाचार पहुंचता है, लोग उसके समाधान के विषय में चर्चा करने लगते हैं। तो ऐसे में इस बहुपक्षवाद की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण है, हमने यह तो कह दिया कि क्या बहुपक्षवाद जो है, बहुपक्षवाद क्या इसकी प्रासंगिकता अभी भी है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है। तो इसके विषय में अगर हम देखें तो 2008 में वैश्विक मंदी आई। ठीक है, उस वैश्विक मंदी के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था जो है, बहुत सारी आर्थिक व्यवस्थाओं की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई। उसके बाद वैश्वीकरण पर तमाम सवाल उठे थे कि भाई अगर वैश्वीकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं, भारत ने भी 1991 में वैश्वीकरण को अपनाया और इसको हमने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया, और एलपीजी का कॉन्सेप्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भारत ने अपनाया, और इसको अपना करके हमारी जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट थी, जिसे कहा जाता था हिंदू ग्रोथ रेट, जो 3% से लेकर 3.5% तक होता था, वह 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाने के बाद वह हिंदू ग्रोथ रेट बढ़ गई, वह डबल डिजिट में, मतलब डबल हो गई जस्ट, और 7 से 8% के बीच में हमारा ग्रोथ रेट रहने लगा। तो इसे हमने देखा कि यह वैश्वीकरण के कारण हमने इसे हासिल किया। परंतु जब 2008 में आर्थिक मंदी आती है तो विश्व के समक्ष यह प्रश्न मुंहबाए खड़ा हो जाता है कि क्या वैश्वीकरण के कारण इस प्रकार की समस्याएं होनी चाहिए? अब क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जिनके हाथ में अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के नियमन का, संचालन का अधिकार था, क्या वह संस्थाएं इसे रोक सकती थी? यह भी एक सवाल उठा कि क्या वो सारी संस्थाएं जो इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संचालित करती हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, है ना, अगर एशिया की बात करें तो एडीबी हो, तो क्या यह ऐसी संस्थाएं इस मंदी को रोक सकती थी? उन्होंने इसे रोकने के लिए समय पर न तो चेताया और न ही उचित कदम उठाए गए। तो यहां प्रश्न यही उठा कि भाई अगर रोक सकती थे तो रोका क्यों नहीं? लेकिन यहां उसका उत्तर क्या आता है कि वे सारी संस्थाएं न तो उन्होंने समय पर इसकी चेतावनी दी, और न ही यह जो समस्या आ रही थी, आर्थिक मंदी अचानक से तो आ नहीं सकती है, उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे जो धीरे धीरे प्रक्रियात्मक रूप से सामने उभर करके आए होंगे, लेकिन ऐसी संस्थाओं ने कोई भी अपने किसी भी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। ठीक है, अब अगर हम आगे आते हैं तो इस बहुपक्षवाद को की विचारधारा को या अवधारणा को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब साल 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना ने अपने पंख फैलाए। ठीक है, यह एक महामारी जो चीन के वुहान प्रांत से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना महामारी ने एक विकराल संकट को खड़ा कर दिया, और इस महामारी के प्रसार के बढ़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है, विशेषज्ञों का यह कहना था कि यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया होता और इस बीमारी से संबंधित आंकड़ों को सही समय पर साझा किया होता, तो कोरोना से हालात विश्व के इतने बुरे नहीं होते
इतने लोग जो मर गए इस बीमारी के कारण, वह असमय काल कल्पित नहीं हुए होते। और इस महामारी के प्रसार के कारण जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं चपेट में आई, विकासशील देश तो कई सारे ऐसे हो गए जिनकी अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं हमारे पड़ोस में स्थित श्रीलंका। वह ऐसी आर्थिक बदहाली उसके यहां आ गई है कि अब देखिए उसे सहायता लेनी पड़ रही है, वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, अब देखिए यहां क्या है कि कोरोना महामारी की पहली लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ था, तो वह एक यूरोपियन कंट्री था और वह था इटली। इटली सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और इस समय इटली के जितने भी पड़ोसी देश थे, कोरोना काल जब इटली में सबसे इसने अपने चपेट में इटली को लिया कोरोना महामारी ने, तो इटली के जितने भी पड़ोसी देश थे उन लोगों ने क्या किया, अपनी सीमाएं बंद कर दी। यहां तक कि इटली को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति तक उन लोगों ने सुनिश्चित नहीं की और न करने की कोई इच्छा शक्ति जतलाई। इससे यूरोपीय संघ की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे, क्योंकि यूरोपीय संघ क्या है, वह भी एक बहुपक्षवादी संगठन है, उसमें भी बहुत सारे देश सम्मिलित हैं, है ना। अभी ब्रिटेन ने देखिए वहां जनमत संग्रह हुआ तो ब्रिटेन ब्रेक्जिट कर गया, यानी कि यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया। तो यहां पर देखिए कि जब इटली को कोरोना की मार पड़ी, और चूंकि यह यूरोपीय यूनियन का एक मेंबर भी है, लेकिन उसके आस पड़ोस के पड़ोसी देशों ने उसकी सहायता नहीं की, अपनी सीमाओं को बंद कर दिया, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति भी उन लोगों ने नहीं की, और भी जो सहायता होनी चाहिए वह भी मानवीय आधार पर नहीं की। तो यहां पर यूरोपीय यूनियन जैसे जो संगठन है, बहुपक्षीय संगठन है, उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठता है। क्या फायदा ऐसे संगठन में रहने का जब आपके ऊपर संकट आए और आपके संगठन के सहयोगी जो है वो आपके सामने सहायता के लिए खड़े ही ना हो। फिर अगर हम देखते हैं तो एक संगठन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई 1945 में। ठीक है, अब अगर देखते हैं तो इस संगठन की उपयोगिता पर हमेशा से सवाल उठता रहा है। और अभी ताजा उदाहरण देखें तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो इस संगठन को जो स्थापित किया गया था, तो इसका एक ही उद्देश्य था कि भविष्य को फिर से द्वितीय विश्व जैसी युद्ध की विभीषिका का सामना न करना पड़े और शांति सह अस्तित्व के साथ विश्व विकास की ओर अग्रसर हो और मानव समाज एवं सभ्यता युद्ध जैसे जो कारण है उसकी वजह से विनष्ट न हो, इस उद्देश्य से इसका गठन किया गया। लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पूरे विश्व के समक्ष तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में यूएन की प्रासंगिकता पर सवाल अपने आप उठता है कि जिस संगठन की स्थापना ही इसलिए की गई कि वह विश्व को शांति एवं समृद्धि की ओर ले जाएगा, लेकिन वह संगठन जब रूस के द्वारा यूक्रेन पे आक्रमण किया गया और इसके परिणाम स्वरूप थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक खतरा उत्पन्न हो गया, लेकिन यह संगठन उसको भी रोकने में असफल रहा। तो ऐसे में यूएनओ जैसी संगठन की भी प्रासंगिकता पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि बहुपक्षवाद की चुनौतियों से किस प्रकार ये सारे संगठन जो है कार्य अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाए। अब यह प्रश्न उठता है कि बहुपक्षवाद जो है उसके चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, यानी मल्टीलैटरलिज्म की जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उससे कैसे निपटा जाए। आते हैं हम लोग, तो यहां है बहुपक्षवाद के साथ आज सबसे बड़ी दिक्कत बहुपक्षीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली है। ठीक है, यानी कि जो कार्य प्रणाली है बहुपक्षीय संस्थाओं की, उसमें शायद उस प्रकार की पारदर्शिता नहीं है, उस प्रकार की जवाबदेहिता नहीं है। ठीक है, उस प्रकार की जिम्मेदारी उनके पास वो नहीं वहन करना चाह रहे हैं। तो ये संस्थाएं बेहद अपारदर्शी तरीके से काम करती हैं, इनकी निष्पक्षता पर बहुत बार सवाल उठाए गए हैं। इसलिए सबसे पहले इन संस्थाओं को डेमोक्रेटिक बनाना होगा, लोकतांत्रिक बनाना होगा, तब जाकर के हम बहुपक्षवाद के सामने जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही है उसका हम सामना कर पाएंगे। इसके अलावा इनके प्रशासन को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। जब तक जो बहुपक्षीय संस्थाएं हैं उनमें जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे, उसकी कार्य प्रणाली को चुस्त और दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक बहुपक्षवाद जो है वह विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करता रहेगा।
और प्रशासन कैसे सुधरेगा? तो प्रशासन तब सुधरेगा जब इन संस्थाओं का स्वतंत्र वित्तीयन होगा। जैसे एज एग्जांपल विश्व स्वास्थ्य संगठन को 25% फाइनेंस इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो देते हैं, जबकि 75% फाइनेंस जो है इसे स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा मिलता है। यानी वैसी संस्थाएं जो अपनी स्वेच्छा से, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ वगैरह सब हो सकते हैं, वह इसको पैसे प्रोवाइड कराते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, जबकि मात्र 25% जो फाइनेंस है वह WHO के मेंबर कंट्रीज उसको अवेलेबल कराते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्वैच्छिक संस्थाओं के वित्तीयन की वजह से ही चीन की विश्व स्वास्थ्य संगठन में दखलंदाजी बढ़ी है। यानी कि यह क्लियर कट कह रहा है कि जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उनकी फाइनेंसिंग में जैसे उनका रोल बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि बहुपक्षीय जो संस्थाएं हैं उनके निर्णय प्रभावित होते हैं। एज एग्जांपल दिया गया चाइना का कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उसके फाइनेंसिंग में चूंकि स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका ज्यादा है, तो इसी वजह से कहा गया कि चाइना की दखलंदाजी WHO में बढ़ी। और शायद यही कारण रहा कि WHO ने कोरोना से संबंधित जो जानकारी है, आंकड़े हैं, उसको सही समय पर विश्व के सामने नहीं रखा। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहां है कि स्वतंत्र जो बहुपक्षीय संस्थाओं के स्वतंत्र वित्तीयन को सुनिश्चित करने की दिशा में यहां पर काम करना होगा। ठीक है, इसके अलावा इन संस्थाओं के जो फ्रेमवर्क है, ढांचे हैं, उनमें भी सुधार करना होगा। क्या होता है कि अक्सर इन संस्थाओं पर विकसित देशों का कड़ा नियंत्रण होता है और इस नियंत्रण की वजह से ही इन संस्थाओं को मिलने वाला फाइनेंस, जिसका अधिकांश भाग विकसित देश मुहैया कराते हैं, और इस वजह से इनके निर्णय भी प्रभावित वह करते हैं विकसित देश। इसलिए इन संस्थाओं पर इन देशों के लिए काम करने का भी आरोप लगता रहा है। आप देख लीजिए, यूएनओ को सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता उपलब्ध कौन कराता है? तो अमेरिका कराता है। अब यूएसए सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता कराता है, तो इसलिए देखिए उसके निर्णय जो होते हैं वो अमेरिकी हितों को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि इन संस्थाओं के कोटा सिस्टम और वोटिंग अधिकारों की क्रियाविधि में भी सुधार की जरूरत है। जैसे इन सारी जो बहुपक्षीय संस्थाएं हैं उनमें जिस कंट्री के द्वारा विकसित देश मान लिया है वो ज्यादा अगर डोनेशन दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके हिसाब से ही निर्णय होंगे। तो इसीलिए वोटिंग और साथ ही साथ कोटा सिस्टम को भी सुधारने की आवश्यकता है, तभी जाकर के जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही है मल्टीलैटरलिज्म के सामने, बहुपक्षवाद के सामने, उससे निपटा जा सकता है। अब है आगे की राह क्या होगी। तो आगे की राह की अगर हम बात करें तो चूंकि मानवता का विचार एक वैश्विक विचार है और यह सभी देशों का साझा मुद्दा है। मानवता किसी भारत का ही विचार नहीं है। हम ही सिर्फ मानवता के लिए नहीं जी रहे हैं कि भाई हमारी सभ्यता संस्कृति रही है, हमारे यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे धर्म आए जिसने अहिंसा परमो धर्म की बात कही, सनातन धर्म है जिसने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, मानवता हमारे यहाँ सर्वोपरि है। यह सिर्फ भारत का नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो मानवता का विचार एक वैश्विक विचार है। किसी भी देश, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति में बर्बरता के लिए कोई स्थान नहीं होता है, मानवता को ही सर्वोपरि रखा जाता है। इसलिए बहुपक्षवाद का जीवित रहना जरूरी है। आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे सीमा देखकर अपनी विकरालता नहीं फैलाते हैं और इनसे कमोबेश सभी देश पीड़ित हैं। जलवायु परिवर्तन सिर्फ भारत के द्वारा ही नहीं है कि भारत में CO2 का एमिशन ज्यादा हो रहा है तो सिर्फ भारत ही उससे परेशान होगा, पड़ोस के देश परेशान नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। या सिर्फ विकसित देशों के द्वारा वायुमंडल में अगर जो है ग्रीन हाउस गैसेस को ज्यादा एमिशन उसका किया जा रहा है तो वह सिर्फ उन्हीं को परेशान करेगा, विकासशील देशों को नहीं, ऐसा नहीं है। आतंकवाद की बात करें तो सिर्फ भारत ही नहीं आतंकवादी घटनाओं से जूझ रहा है। कश्मीर का मसला ले ले, है ना, वहां से जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार की हत्याएं की जा रही है, वो सिर्फ एक भारत की समस्या नहीं है। इसी आतंकवाद की समस्या से यूएसए जैसा देश जो सर्वशक्तिशाली देश है, उसको भी जूझना पड़ा जब 9/11 की घटना हुई।
2 जहाजों के द्वारा WTC को उड़ा दिया गया, बहुत उसमें कितने सारे लोग मारे गए। या फिर अगर आप देख लें पश्चिम एशिया में चले जाएं तो सीरिया हो, है ना, आप उसके बाद इराक देख लें, या और भी आसपास इजराइल, फिलिस्तीन, तो यह सारे देश कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं से जूझ रहे हैं। तो यह एक वैश्विक समस्या है, ठीक है। तो यह जो मुद्दे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या आतंकवाद जैसी समस्या है, यह वैश्विक समस्या है, यह किसी एक देश की समस्या नहीं है, और ना ही यह समस्याएं किसी एक देश की सीमा को देख करके अपनी विकरालता फैलाते हैं, एवं इनसे सभी पीड़ित हैं। इसलिए इनका मुकाबला करने के लिए सभी देशों का एक साथ आना जरूरी है। यानी कि अगर हम देखें बहुपक्षवाद के रूप में अगर देखें तो सिर्फ कुछ एक संगठन नहीं, बल्कि कुछ एक समस्याएं ऐसी है जिसमें विश्व के सभी देशों को एक साथ आना होगा, एक साझा विचार के साथ और एक साझा समाधान के साथ, ताकि जलवायु परिवर्तन हो या आतंकवाद जैसे मुद्दे हो, उनका हल निकाला जा सके और संपूर्ण विश्व को शांति के साथ समृद्धता की ओर ले जाया जा सके। थैंक यू।